जरा कल्पना कीजिए कि खुली हरी भरी घास के मैदान पर चहलकदमी हो रही है। बाहर से देखने पर मतलब ये एक बहुत ही शांत और साधारण सा नजारा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, एकदम शांत। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि पैरों के नीचे की वो नर्म घास हर कदम के दबाव को महसूस कर रही है। और सिर्फ महसूस ही नहीं कर रही। अब बिल्कुल, वो सिर्फ दब नहीं रही है, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए पूरे मैदान को एक चेतावनी भेज रही है कि कोई आ रहा है। और शायद वो ये भी याद रख रही है कि वो कदम कितना भारी था। सुनने में ये किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकता है, लेकिन आज हमारे सामने जो शोध पत्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्लांट न्यूरोबायोलॉजी के वैज्ञानिक लेखों का विशाल स्टैक रखा है ना, वो चीख चीख कर यही कह रहा है, देखो हमने हमेशा दुनिया को एक खास चश्मे से देखा है। बिल्कुल, और वो चश्मा है हमारा अपना गुरूर। तो आज के इस गहन चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव में हम इसी चश्मे को उतारने वाले हैं। हमारा विषय है पौधों की बुद्धिमत्ता या प्लांट इंटेलिजेंस। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या पौधे सच में सोच सकते हैं, क्या वे याद रख सकते हैं और फैसले ले सकते हैं, वो भी बिना किसी दिमाग के। तो चलिए इस मुद्दे को खोलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस को लेकर हमारी जो भी परिभाषा रही है वो पूरी तरह से जू सेंट्रिक रही है। जू सेंट्रिक मतलब जानवरों पर केंद्रित। हाँ, जानवरों पर केंद्रित। और न्यूरोसेंट्रिक भी, यानी मस्तिष्क और न्यूरॉन्स पर आधारित रही है। हमने बस ये मान लिया है कि सोचने, समझने और फैसला लेने के लिए एक खोपड़ी के अंदर बंद एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल, उसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वे इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। और मुझे पता है कि जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये तो कोई इंटरनेट का नया वायरल ट्रेंड होगा या कोई न्यू एज फिलॉसफी होगी। जो कि बहुत स्वाभाविक है सोचना। हाँ, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैं इन शोध पत्रों के इतिहास में गई तो मैं सच में हैरान रह गई। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत गहरी है। हाँ, 1880 में मतलब खुद चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में रूट ब्रेन हाइपोथेसिस दिया था। डार्विन का वो अवलोकन। उन्होंने बकायदा लिखा था कि पौधों की जड़ों के सिरे, जिन्हें रूट एपिक्स कहते हैं, किसी निचले स्तर के जानवर के दिमाग की तरह काम करते हैं। सही कहा, डार्विन का वो अवलोकन बहुत ही सटीक था। उन्होंने देखा कि जड़ें सिर्फ अंधी होकर जमीन में नहीं घुसती। अच्छा। हाँ, वे नमी, गुरुत्वाकर्षण और रसायनों को बाकायदा नेविगेट करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई कीड़ा अपना रास्ता खोजता है। और डार्विन अकेले नहीं थे। जर्मन वनस्पति शास्त्री विल्हेम पेफर और महान भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस का काम भी इस दिशा में मतलब एक मील का पत्थर था। 1920 के दशक में जे.सी. बोस ने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया था। अरे वाह! उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि जब पौधों को कोई उत्तेजना या स्टिमुलस दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए रिएक्शन देते हैं। एक मिनट, तो अगर 1920 के दशक में ही हमारे पास इतने ठोस सबूत थे तो विज्ञान की दुनिया ने इस विषय पर दशकों तक चुप्पी क्यों साधी रखी? मतलब ये विषय अचानक से गायब कैसे हो गया? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण 1973 में आई एक किताब थी। कौन सी किताब? उसका नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। इस किताब ने पौधों की क्षमताओं को बहुत ही रहस्यमयी और अवैज्ञानिक तरीके से पेश किया। ओ, समझ गई। इसमें दावा किया गया कि पौधे इंसानों के विचार पढ़ सकते हैं या शास्त्रीय संगीत सुनकर खुश होते हैं। इसने पौधों को एक जादुई स्वरूप दे दिया जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार या पीयर रिव्यू डेटा नहीं था। मतलब उस किताब ने इस पूरे विज्ञान को एक मजाक बना दिया। जो गंभीर वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे वो भी बदनामी के डर से पीछे हट गए होंगे, है ना? ठीक ऐसा ही हुआ। दशकों तक प्लांट इंटेलिजेंस या पौधों के व्यवहार पर बात करना भी अकादमिक दुनिया में मतलब करियर खत्म करने जैसा माना जाने लगा। बाप रे! लेकिन फिर 2005 में एक बड़ा बदलाव आया। इटली के फ्लोरेंस शहर में एक ऐतिहासिक सिंपोजियम हुआ। फ्लोरेंस सिंपोजियम, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। वहां स्टेफानो मानकूसो, फ्रांसिस्के बलुस्का और एंथनी ट्रावावास जैसे वैज्ञानिकों ने प्लांट न्यूरोबायोलॉजी को एक नए और ठोस वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में फिर से स्थापित किया। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम उस संदेह को सामने रखना चाहूंगी जो मुख्यधारा के वैज्ञानिक अक्सर उठाते हैं। बिल्कुल, बताइए। क्या न्यूरोबायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना सही है? मतलब पौधों के पास न्यूरॉन्स तो होते ही नहीं है,
क्या हम सिर्फ शब्दों के साथ खेलकर एक साधारण सी जैविक प्रक्रियाओं को बुद्धिमत्ता का नाम नहीं दे रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और विज्ञान जगत में इस पर तीखी बहस भी होती है। लेकिन इन वैज्ञानिकों का तर्क ये है कि बुद्धिमत्ता के लिए न्यूरॉन्स का होना जरूरी नहीं है। अच्छा। न्यूरॉन सिर्फ एक हार्डवेयर है, असली चीज है सॉफ्टवेयर, यानी जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता। पौधों में भी ऐसे मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन मौजूद हैं। पौधों में सेरोटोनिन जी हाँ, और उनके सिग्नलिंग सिस्टम जानवरों के नर्वस सिस्टम के समान ही काम करते हैं। वे बस एक अलग हार्डवेयर का इस्तेमाल करके वही काम कर रहे हैं जो हमारा दिमाग करता है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो अगर हम ये मान लें कि उनका अपना एक अलग हार्डवेयर है जो दुनिया को समझता है, तो सवाल ये है कि बिना आंख, कान या नाक के वो इसे महसूस कैसे करते हैं? यही तो विज्ञान है। क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि पौधों में 15 से अधिक प्रकार की सेंसेस यानी इंद्रियां होती हैं। जी हाँ, 15 से भी अधिक। हम इंसान 5 इंद्रियों तक सीमित हैं। हाँ, लेकिन एक पौधा अपनी जगह से भाग नहीं सकता, है ना? इसलिए उसे अपने पर्यावरण के प्रति हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है। वे प्रकाश की अलग अलग तरंगों को देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण, नमी के स्तर और मिट्टी में मौजूद रसायनों का सटीक विश्लेषण करते हैं। कमाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात है बायो अकॉस्टिक्स। यहाँ ये बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। बायो अकॉस्टिक्स मतलब पौधे सुन सकते हैं, लेकिन उनके पास कान के पर्दे या ईयर ड्रम्स तो नहीं होते। कान के पर्दे नहीं होते, लेकिन उनके पास मैकेनोरेसेप्टर्स होते हैं। वे ध्वनि तरंगों के भौतिक कंपन यानी वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं और उन्हें डीकोड कर सकते हैं। अच्छा। शोधकर्ताओं ने सरसों के पौधे पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। जब कैटरपिलर किसी पत्ते को चबाते हैं तो उसकी एक खास ध्वनि या कंपन होता है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ उस चबाने की आवाज को रिकॉर्ड किया और पौधों को सुनाया। एक सेकंड, बिना किसी असली कैटरपिलर के सिर्फ ऑडियो? बिल्कुल, सिर्फ ऑडियो। और सरसों के पौधों ने उस चबाने की आवाज को सुनकर अपनी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अरे वाह! उन्होंने अपने पत्तों में ऐसे रसायन छोड़ने शुरू कर दिए जो कैटरपिलर के लिए जहरीले या कड़वे होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। जी। क्या ये सिर्फ एक मैकेनिकल रिफ्लेक्स नहीं है? मतलब जैसे अगर मैं किसी तार को छेड़ूं तो वो हिलेगा ही। शायद हवा चलने पर भी पौधा यही करता हो। यही तो सारा खेल है। वैज्ञानिकों ने उन्हें हवा चलने की आवाज भी सुनाई और अन्य हानि रहित कीड़ों के चलने की आवाज भी सुनाई। तो क्या हुआ? पौधों ने कोई रसायन नहीं छोड़ा। सच में? हाँ, वे हवा के कंपन और एक शिकारी के जबड़े के कंपन के बीच का फर्क साफ पहचानते हैं। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं है, ये बकायदा डेटा का विश्लेषण है। ये वाकई बहुत रोचक है। लेकिन अगर पौधे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फर्क कर रहे हैं, तो इस जानकारी का क्या होता है? क्या वे इसे भूल जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे मोनिका गाग्लियानो के उस मशहूर प्रयोग के बारे में बात करनी है जो उन्होंने छुई मुई यानी मिमोसा पुडिका पौधे पर किया था। हम सब जानते हैं कि छुई मुई को छूने पर वो एक रक्षात्मक तंत्र के तहत अपनी पत्तियां तुरंत बंद कर लेता है। हाँ, ताकि कोई कीड़ा उस पर न बैठे या उसे ना खाए। बिल्कुल। तो गाग्लियानो ने एक बहुत ही चतुर प्रयोग डिजाइन किया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो इन छुई मुई के पौधों को एक सुरक्षित गद्देदार सतह पर नीचे गिराती थी। मतलब पौधों को कोई चोट नहीं लगती थी? हाँ, कोई चोट नहीं, बस गिरने का झटका लगता था। शुरुआत में जैसे ही पौधा गिरता वो डर कर या सतर्क होकर अपनी पत्तियां बंद कर लेता। लेकिन जब उन्हें बार बार लगातार गिराया गया तो पौधों ने एक समय के बाद अपनी पत्तियां बंद करना बंद कर दिया। इसे समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सीख लिया था कि इस तरह गिरने से उन्हें कोई असल नुकसान नहीं हो रहा है। ये एक झूठा अलार्म है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि पौधे बस थक गए होंगे, उनकी ऊर्जा खत्म हो गई होगी, इसलिए उन्होंने पत्तियां बंद करना छोड़ दिया। गाग्लियानो ने इस बात का भी परीक्षण किया। जब पौधों ने गिरने पर पत्तियां बंद करना छोड़ दिया तो वैज्ञानिकों ने तुरंत उन्हें एक अलग तरह का स्टिमुलस दिया। उन्होंने पौधों को अचानक हिलाया। और तब क्या हुआ? और हैरान करने वाली बात यह थी कि पौधों ने हिलाए जाने पर तुरंत अपनी पत्तियां बंद कर लीं। अरे वाह! इसका मतलब है कि उनके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, उनका तंत्र पूरी तरह काम कर रहा था। उन्होंने विशेष रूप से केवल गिरने की घटना को हानि रहित मानकर याद कर लिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। हाँ, 28 दिनों वाली बात। हाँ, जब 28 दिनों के बाद
उन पौधों को दोबारा उसी मशीन से गिराया गया तो भी उन्होंने अपनी पत्तियां बंद नहीं की। उन्हें पूरे 1 महीने तक ये बात याद रही। ये अद्भुत है। मतलब एक कीड़े या मधुमक्खी की याददाश्त भी कुछ दिनों की होती है, लेकिन एक बिना दिमाग वाले पौधे ने 28 दिन तक डेटा याद रखा। जीव विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को हैबिचुएशन कहा जाता है। ये सीखने का यानी लर्निंग का एक प्रमाणित और बहुत ही बुनियादी प्रकार है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। अगर मैं कुछ याद रखती हूँ तो वो मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स में स्टोर होता है, कंप्यूटर डेटा को हार्ड ड्राइव में सेव करता है। अगर कोई पौधा 28 दिन तक ये याद रख सकता है कि गिरने से खतरा नहीं है, तो वो डेटा फिजिकली स्टोर कहाँ हो रहा है? उनकी हार्ड ड्राइव कहाँ है? यह आज भी प्लांट न्यूरोबायोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे जटिल सवाल है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी सटीक हार्ड ड्राइव खोज रहे हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत सिद्धांत उभर कर आ रहा है वो है एपिजेनेटिक्स और कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम के स्तर में बदलाव। एपिजेनेटिक्स, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। देखो, इसे ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास एक रेसिपी की किताब है जो आपका डीएनए है। ठीक है। एपिजेनेटिक्स उस किताब में पन्नों को मोड़ने या किसी लाइन को हाइलाइटर से मार्क करने जैसा है। पौधा अपने डीएनए को नहीं बदलता, लेकिन वो ये बदल देता है कि कौन सा जीन काम करेगा और कौन सा नहीं। अच्छा, तो जीन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। बिल्कुल। जब छुईमुई को बार बार गिराया गया तो उसकी कोशिकाओं ने कैल्शियम आयंस का एक खास पैटर्न बनाया। ये पैटर्न एक तरह के बायोलॉजिकल बारकोड या बाइनरी कोड की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव कर देता है। तो याददाश्त किसी एक दिमाग में नहीं है, वो पूरे पौधे की कोशिकाओं के बुनियादी ढांचे में रची बसी है। मतलब ये किसी एक जगह से नियंत्रित होने वाले सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर की तरह नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट या ब्लॉकचेन नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, जहां जानकारी पूरे सिस्टम में एक साथ प्रोसेस हो रही है। कोई एक बॉस या सीपीयू नहीं है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और इसीलिए अगर आप किसी पौधे का ऊपरी हिस्सा काट देते हैं तो वो मरता नहीं है, बल्कि नई शाखाएं निकाल लेता है। हाँ, सही बात है। अगर आप हमारा सिर काट दें तो कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। पौधों की बुद्धिमत्ता लाखों जड़ों के सिरों और पत्तियों में फैली हुई है। वे संचार के लिए एक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन पोटेंशियल? हाँ, जानवरों के नर्वस सिस्टम की तरह पौधे भी लंबी दूरी के संचार के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। पौधे के अंदर जो फ्लोएम होता है, यानी वो नसें जो खाना ले जाती हैं, जी, वे कम प्रतिरोध वाले तारों की तरह काम करती हैं। मैंने उनका प्लम्बिंग सिस्टम ही उनका नर्वस सिस्टम है। एक तरह से हाँ। लेकिन क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम सच में जटिल फैसले ले सकता है? मुझे वीनस फ्लाईट्रैप वाले शोध ने बहुत उलझा दिया। ये पौधा कीड़ों को फंसाने के लिए बाकायदा गिनती करता है। जी हाँ, और ये गिनती बहुत ही सटीक होती है। देखो, वीनस फ्लाईट्रैप के जाल के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। जब कोई कीड़ा पहले बाल को छूता है तो पौधा तुरंत बंद नहीं होता। अच्छा, तुरंत नहीं होता? नहीं, पहला स्पर्श एक इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है, जो एक तरह का टाइमर शुरू कर देता है। अगर लगभग 20 सेकंड के भीतर कोई दूसरा स्पर्श होता है, तभी जाल बंद होता है। मैं फिर से वही बात कहूंगी, क्या ये सिर्फ एक चूहे पकड़ने वाले पिंजरे जैसा मैकेनिकल सिस्टम नहीं है? पिंजरे का स्प्रिंग दबता है और वो बंद हो जाता है। इसमें बुद्धिमत्ता कहाँ है? ये पिंजरे से बहुत अलग है, क्योंकि पिंजरा कभी ये तय नहीं करता कि उसे कितनी ऊर्जा लगानी है। वीनस फ्लाईट्रैप जाल बंद करने के बाद भी रुकता है। रुकता है? क्यों? वो कीड़े को पचाने वाले एसिड और एंजाइम तुरंत नहीं छोड़ता। एंजाइम तभी निकलते हैं जब फंसा हुआ कीड़ा संघर्ष करते हुए अंदर के बालों को 3, 4 या 5 बार और छूता है। बाप रे, वो गिन रहा है। हाँ, पौधा ये सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं हवा से उड़कर कोई सूखी पत्ती तो नहीं आ गई है। वो कीड़े के आकार और उसके संघर्ष के आधार पर तय करता है कि उसे कितना पाचक रस छोड़ना है ताकि उसकी अपनी ऊर्जा बर्बाद ना हो। अद्भुत। एक पिंजरा ये सब नहीं कर सकता। ये एक विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स पर आधारित गणितीय निर्णय है। वाकई ये पिंजरे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। चलिए इस सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर उनका एक अपना आंतरिक नेटवर्क है जो जानकारी को प्रोसेस कर रहा है, तो क्या उन्हें ये भी पता होता है कि वे कौन है? मतलब सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, स्वयं की पहचान। अगर वे खुद को दूसरों से अलग नहीं मानेंगे तो वो दुनिया को कैसे समझेंगे? विकास और सर्वाइवल के नजरिए से स्वयं को पहचानना सबसे पहली शर्त है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार पौधों में ये क्षमता बहुत गहराई से मौजूद है। इसका एक बहुत ही स्थापित जेनेटिक उदाहरण है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वो क्या होता है? घास परिवार और कई अन्य पौधे अपने ही पराग यानी पोलन को पहचान कर उसे रिजेक्ट कर देते हैं
ताकि इनब्रीडिंग या अपनों के बीच प्रजनन ना हो। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एसआरएनए सिस्टम के जरिए होता है। मैं इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश करती हूँ। ये एसआरएनए एक तरह का केमिकल सिक्योरिटी गार्ड है। बिल्कुल। अगर उड़कर आने वाले पराग का आईडी कार्ड यानी जेनेटिक कोड पौधे के खुद के कोड से बिल्कुल मैच कर जाता है, तो ये गार्ड समझ जाता है कि अरे ये तो अपना ही है, और वो उसे अंदर आने से रोक देता है, उसे नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही समझाया। ये तो हुई जेनेटिक्स की बात, जो एक तरह से ऑटोमेटिक लगती है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर भी पौधे खुद को पहचानते हैं। व्यवहार के स्तर पर कैसे? एम्ब्रोशिया दुमोसा नाम की एक रेगिस्तानी झाड़ी पर किए गए प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब इस झाड़ी की जड़ें जमीन के नीचे बढ़ती हैं और गलती से अपनी ही किसी दूसरी जड़ से टकराती हैं, तो वे तुरंत उस दिशा में बढ़ना रोक देती हैं। अच्छा। हाँ, वे अपनी ही जड़ों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। लेकिन जब वे किसी दूसरे पौधे की जड़ों के संपर्क में आती हैं? तब वे आक्रामक हो जाती हैं। वे सामान्य रूप से बढ़ती रहती हैं और पानी खनिजों के लिए पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करती हैं। वे अपने और पराये के बीच का फर्क साफ जानती हैं। और ये सिर्फ जमीन के नीचे नहीं हो रहा है। सेज ब्रश के पौधों का उदाहरण भी मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, सेज ब्रश का स्मोक सिग्नल। बिल्कुल। जब सेज ब्रश के किसी पत्ते पर कीड़े हमला करते हैं, तो वह हवा में कुछ खास रसायन छोड़ता है, जिन्हें वॉलेटाइल्स कहते हैं। इसे हम पौधे का स्मोक सिग्नल या खतरे का सायरन मान सकते हैं। सही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस पौधे के जो क्लोन हैं, यानी जो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल उसी के जैसे हैं, वे इस सायरन को किसी भी अजनबी पौधे से बेहतर समझते हैं और अपनी रक्षा प्रणाली तुरंत सक्रिय कर लेते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। ये दिखाता है कि पौधे न केवल खुद को पहचानते हैं, बल्कि अपनी जानकारी को चुनिंदा रूप से साझा भी करते हैं। वे हवा में तैरती एक ऐसी गुप्त भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो उनके अपनों को तो स्पष्ट समझ आती है, लेकिन दूसरों को नहीं। अगर हम स्वयं को पहचानने से आगे बढ़ें, तो समाज की बात आती है। अगर वे खुद को और अपने क्लोन को पहचान सकते हैं, तो क्या पौधों में भी हमारी तरह पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक व्यवहार होते हैं? मतलब क्या जमीन के नीचे कोई असल समाज या परिवार भी बसता है? जीव विज्ञान में इसे किन रिकॉग्निशन या रिश्तेदारों की पहचान कहा जाता है। लंबे समय तक माना जाता था कि ये सिर्फ जानवरों या इंसानों में होता है, लेकिन पौधों की जड़ें लगातार मिट्टी में रसायनों का स्राव करती हैं, जिन्हें रूट एक्सुडेट्स कहते हैं। हाँ। एक शोध में सी रॉकेट नाम के पौधे पर अध्ययन किया गया। हाँ। जब इस पौधे के बीजों को अजनबी पौधों के साथ एक ही गमले में रखा गया, तो उन्होंने अपनी जड़ों को बहुत आक्रामक तरीके से फैलाया। उन्होंने सारी ऊर्जा मिट्टी के संसाधनों पर कब्जा करने में लगा दी। बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें उनके भाई बहनों के साथ रखा गया, तो उन्होंने अपनी जड़ों को समेट लिया और कम फैलाया। मुझे ये एनालॉजी बहुत सटीक लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी फ्लाइट में आर्मरेस्ट वाली बात। हाँ, आप किसी अजनबी के साथ बैठे हों तो आप दोनों बीच वाले आर्मरेस्ट के लिए लड़ते हैं, कोई इंच भर भी जगह नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अगर बगल में परिवार का कोई सदस्य बैठा हो तो इंसान खुशी खुशी अपनी जगह छोड़ देता है, सिकुड़ कर बैठ जाता है। ये एक शानदार तुलना है। पौधे भी जमीन के नीचे ठीक यही कर रहे हैं। वे अपने भाई बहनों के लिए जगह छोड़ रहे हैं। और इस बात को 100% साबित करने के लिए कि ये सब रसायनों के माध्यम से हो रहा है, वैज्ञानिकों ने सोडियम ऑर्थोवेनेडेट नाम के एक रसायन का इस्तेमाल किया। ये रसायन क्या है? ये रसायन जड़ों के उस स्राव को, उस बातचीत को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही जड़ों का ये रासायनिक संचार बंद हुआ, पौधे पूरी तरह से भूल गए कि कौन भाई बहन है और कौन अजनबी। अरे! वे सभी के साथ अजनबियों की तरह आक्रामक व्यवहार करने लगे। इससे ये साबित हो गया कि ये जगह की कमी का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है, बल्कि ये रसायनों के माध्यम से होने वाला एक बहुत ही स्पष्ट और सक्रिय संवाद है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारे शोधों, डार्विन के ज़माने से लेकर 2005 के फ्लोरेंस सिम्पोजियम और आज की आधुनिक प्लांट न्यूरोबायोलॉजी तक के सफ़र को देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। बुद्धिमत्ता केवल एक मांसल मस्तिष्क के होने से परिभाषित नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये पर्यावरण के अनुकूल ढलने, खतरे को भांपने, संवाद करने, सीखने और जीवित रहने के लिए जटिल निर्णय लेने की क्षमता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये जानकारी हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को देखने का नजरिया बदल देती है। कैसे? जब हम किसी जंगल को देखते हैं, तो वो सिर्फ लकड़ी और पत्तों का एक स्थिर झुंड नहीं है। वो वास्तव में एक समझदार, सामाजिक
और आपस में जुड़ा हुआ विशाल नेटवर्क है। ये कृषि और संरक्षण के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। विज्ञान अक्सर हमें हमारी ही बनाई हुई संकीर्ण सोच से बाहर निकालता है। इस डीप डाइव की शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम बुद्धिमत्ता को एक साफ बाइनरी खांचे में देखते हैं। मतलब दिमाग है तो अक्लमंद, नहीं है तो बेजान। हाँ, जो कि गलत साबित हुआ। बिल्कुल। पौधों की दुनिया हमें दिखाती है कि बुद्धिमत्ता कोई एक अंग नहीं है जो किसी खोपड़ी के अंदर बंद हो। ये जीवन का एक ऐसा गुण है जो जड़ों, पत्तियों और हवा में तैरते रसायनों के जरिए फैला हुआ है। सही बात है। और सुनने वालों के लिए जाते जाते एक ऐसा विचार है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगली बार जब किसी पार्क में हरी घास पर कदम रखा जाए या किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरा जाए, तो ये सोचना दिलचस्प होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो घास उस पैर के दबाव को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रही हो और जमीन के नीचे ही नीचे किसी विशाल, मूक और समझदार नेटवर्क के जरिए पूरे मैदान को ये खबर दे रही हो कि वहां कोई मौजूद है। क्या हम रोजाना एक ऐसे जीवंत और विचारशील नेटवर्क के ऊपर चल रहे हैं जिसे हम आज तक सिर्फ सजावट की चीज समझते आए थे? सोचने वाली बात है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।